हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकन में। जैसा कि आप डेली जानते हैं, शाम 7 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती है मैथ का। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ लाइव। क्लास को शुरू करने से मुझे एक चीज़ कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी प्रॉपर सुनाई और प्रॉपर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई आपको इशू नहीं है। तब मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करूँगा। मुझे एक बार कमेंट करके इन्फॉर्म कर। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में बहुपद चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कंप्लीट कर लिए थे, उसी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी उसी सीरीज का 6 नंबर का क्लास रहेगा। इसमें प्रीवियस 13 सालों का क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज वन बाई वन डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर हमारा 2011 से लेकर 2023 तक रहेगा। फिलहाल अभी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। जैसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हो जाएगा, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले लेंगे और इस प्रकार करके हम जितने सारे चैप्टर हमारे 10th क्लास के मैथ में सभी को वन बाई वन करके कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन हो बहू यहीं से लड़े। जो मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ इसमें से अगर पूछे तो ठीक है, के अलावा जो अलग क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से तो 100% क्वेश्चन में डेटा अलग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट हो बहू रहेंगे, सेम रहेगा, उसमें थोड़ा भी डिफरेंट नहीं हो सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको, क्लासेस हेल्पफुल है आपके लिए, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम रिलेवेंट आपको समझ में आ रही है, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको क्लैरिटी कंसेप्ट जो मैं देता हूँ वो पूरी तरह से प्रॉपर क्लियर है, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इनकेस कहीं छोटी सी डाउट होता है तो मुझे कमेंट द्वारा इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको मैं बेटर सोल्यूशन देंगे। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर कहीं आपको डाउट होती है तो जेन्युइनली मुझे आप कमेंट करके बताइए। मैं क्या करूँगा, आपको वहाँ वीडियो, जिस तरह वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी ना, उस तरह वीडियो आपको रिकॉर्ड करके वापस डाउट मिल जाएंगे, का बेनिफिट आप लीजिए। और चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयास करिए। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी प्रैक्टिस कर लिए हैं और फिर भी आया है। ये क्वेश्चन हमारा 2013 के में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए बार बार आप देख रहे होंगे कि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस संख्या चेंज होती है लेकिन कंसेप्ट तो वही होता है ना। देखिए इसमें पूछा निम्न में बहुपद कौन नहीं है। हम इससे पहले भी क्वेश्चन किए थे जिसमें पूछा गया था निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो आप कमेंट करिए आंसर। ए है, बी है और सी है और डी है। देखिए बहुपद नहीं होने के लिए मैं दो कंडीशन बताया था कि जो घात दिया होगा वो क्या हो सकता है, या तो ऋणात्मक संख्या, नहीं तो भिन्न संख्या। अब चार ऑप्शन में से देख लीजिए कि किसका घात जो दिया है वो ऋणात्मक संख्या दिया है या भिन्न संख्या। दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो बहुपद नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, बस एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो बहुपद नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ देखिए रूट एक्स दिया है। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। कहीं भी रूट लिखा है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जो ये 1/2 हमारा है ये भिन्न संख्या है। ये क्या है, भिन्न संख्या। मैंने आपको अभी नहीं बताया कि अगर घात भिन्न संख्या हो जाता है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। इसी भिन्न संख्या होने के कारण ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, बाकी सारे के सारे बहुपद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखते हैं। देखिए अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, आप जुड़ लीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो मैं क्वेश्चन एज इट इज करा रहा हूँ इसका पीडीएफ नोट्स वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। हो बहु ये सोल्यूशन जो मैं किया हूँ यहाँ पे, सोल्यूशन में जो यहाँ पे लिखा गया है ना, पूरी इसी तरह से वहाँ पे नोट्स अपलोड होते हैं, ताकि आप उसको फिर आगे रिविजन करने में आपकी कोई परेशानी ना हो। वीडियो बार बार देखने की झंझट खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। निम्न में कौन रैखिक व्यंजक है। रैखिक व्यंजक होने के लिए घात एक होना चाहिए, यानी हम उसी को रैखिक व्यंजक बोलेंगे जिसका घात 1 दिया हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑप्शन हमारा पहला ही का घात कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ऑप्शन पहला का घात 1 है, ये हमारा रैखिक व्यंजक होगा। दूसरा देखेंगे तो यहाँ घात 2 हो गया तो ये हमारा द्विघात हो गया। यहाँ पर फिर दूसरा देखेंगे, हालांकि ये द्विघात नहीं हो सकता क्योंकि व्यंजक बहुपद हम नहीं बोल सकते कि पावर नीचे आया है, शून्य के निकालेंगे तब हो सकता है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात 2 है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे घात 3 है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन हमारा ये ही करेक्ट होगा रैखिक व्यंजकों के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 3 नंबर का रहा है, यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ये हमारा क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। यानी हमें एक बहुपद दिया है और बहुपद का मूल बोल दिया है कि अल्फा और बीटा है, तो हमसे 1/अल्फा और 1/बीटा का मान पूछा है। पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट ट्रिक भी पहले बताया था और कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर मैं यहाँ पे डिटेल कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ से ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 1 हो जाए। मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होंगे, आप बोलेंगे -b/a, -1 1 से करूंगा तो -1, यानी अल्फा प्लस बीटा जो हमारा हुआ वो -1 है। इसी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a, 1 रखूंगा 1/1 करूंगा, 1/1 करेंगे तो 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया। अब चलिए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। मैंने क्या किया हूँ, इसको जो बटा के जोड़ आप बोलते हैं, मैंने वहीं पे किया हूँ एलसीएम लेकर और फिर उसको आगे सॉल्व कर दिया। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है वो रखिए। देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा -1 है, आप -1 रखेंगे। यहाँ अल्फा इंटू बीटा कितना है c, तो इस प्रकार डिवाइड करेंगे तो -1 आंसर हमारा होगा। नहीं, उसको निकाल दो, बंद करने की जरूरत है। चलिए, यानी हमारा आंसर जो होगा -1 होगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन बहुपद, फिर हमसे शायद वही पूछा है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हर बार अलग पूछे जाते हैं, हूबहू रिपीट होते रहते हैं, बस थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देता है। ये तो मैं बार बार वो कंसेप्ट बताता हूँ। बहुपद नहीं होने के लिए अभी देखिए चल के मैं बताया हूँ यहाँ पे, बहुपद नहीं होने के लिए क्या कंडीशन, पहला घात ऋणात्मक संख्या और भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए, बहुपद हम उसी को नहीं बोलेंगे जिसमें दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। पहला कि उसका घात ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, दूसरा भिन्न संख्या। चलिए यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो ये तो घात 2 है, ये घात 2 है तो ये बहुपद है हमारा। यहाँ पे घात 3 है तो ये बहुपद है, यहाँ पे घात 2 है तो ये भी बहुपद है। तो ऑप्शन हमारा जो बचा ये हमारा बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ देखें लिखा क्या है x प्लस 1/x, यहाँ पे इसको x के पावर 1 और x के पावर 1 लिख सकते। यहाँ पे जो 1 आया है इसको इस प्रकार के सिंप्लीफाई करके +1 और x के पावर -1, ये जो -1 हमारा आया अभी ये वाला, ये हमारा एक ऋणात्मक संख्या है। हमारा जो है ऋणात्मक संख्या, इसी ऋणात्मक संख्या होने की वजह से बहुपद हमारा ये नहीं, इसी ऋणात्मक संख्या होने की वजह से हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो होगा वो सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम आप लोग 5th नंबर का आंसर दीजिए। 5th नंबर का आंसर कितना है कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट करिए 5th नंबर का आंसर। कह रहा है एक यह हाथ वाले कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए यह नहीं, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है, यह नहीं होना चाहिए यहाँ पर, मैं सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक होना चाहिए, यानी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहिए उसको कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, सीधे सीधे रैखिक बहुपद होते हैं। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। इसी तरह एक घात वाले को हम क्या बोलेंगे, रैखिक। दो घात वाले को द्विघात, और तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद बोलेंगे। यानी जिसका घात 1 होगा उसे हम रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 होगा उसे हम द्विघात बहुपद, और जिसका घात 3 होगा उसे हम त्रिघात बहुपद। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा था एक घात वाले कितने होते थे, हमारा ऑप्शन
ये करेक्ट होगा रैखिक बहुपद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है 12 में, क्वेश्चन हमारा कब पूछा गया है 12 में, यानी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, सिर्फ संख्या बदलता है लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलते। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन हूबहू रिपीट होते हैं, सिर्फ संख्या बदल दिए जाते हैं और क्वेश्चन वही रहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइए। तुलना कर लीजिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 1। यहाँ से आप मुझे अल्फा प्लस बीटा बताएंगे, माइनस बी बाई ए, -2 होंगे 1, -2 यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा -2 हो गया। इस प्रकार अल्फा इंटू बीटा बाई ये होंगे, सी का मान यहाँ से 1 रखेंगे तो 1 और ए का मान 1, यानी अल्फा प्लस बीटा -2 हो गया और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1 हो गया। अब इसका मान हमें आगे रखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से एलसीएम अगर लेता हूँ, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया और अल्फा प्लस बीटा इसका ऊपर हो जाए। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है -2 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, आंसर देंगे भाग देंगे तो -2 आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन हमारा जो होगा वो ऑप्शन डी का सही हो। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, कितना बताया था आपको याद होगा तो मुझे बताइए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के लिए मैं शॉर्ट आपको बताया था -b/c, याद रखेंगे डायरेक्ट -b/c। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आंसर लिखिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बी का मान कितना है 2, माइनस पहले से 2 रखिए, सी का मान कितना है 1, 1 से भाग लगा दिए -2 आंसर डायरेक्ट आंसर। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लेकिन जब भी सब्जेक्टिव आए तो इतना आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन कर रहे हैं द्विघात बहुपद के हमें शून्य की निकालनी है, 11 में पूछा गया है शून्य की निकालनी है। चलिए निकालनी है तो हम एक्स स्क्वायर -5x प्लस 100, देखिए कोई भी बहुपद हो उसका शून्य की निकालना होगा तो पहले हमें जीरो के बराबर कर लेना पड़ेगा। हमने यहाँ से जीरो के बराबर कर ली। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है तो छोड़ दीजिए। जब यहाँ पे एक हो कुछ नहीं हो, एक के अलावा कुछ और हो तो सोचेंगे, जब एक हो तो हम कुछ नहीं सोचेंगे। अब हमारे पास 6 है और दूसरा -5 है। दो संख्या हमें ढूंढनी है कि गुना कर दें तो क्या मिल जाए, 6 मिल जाए और जोड़ दे तो 5 मिल जाए। वो दो संख्या कौन कौन हो सकती है, आप देखिए -3 और माइनस, अगर 2 में हम गुना करें तो 6 मिल जाएंगे, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन -3 को अगर -2 के साथ मैं जोड़ूँ -5 मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। अब ये जो बीच वाला टर्म हमारा है -5x, अब क्या करिए इस -5x की जगह पे -3x -2x लिखिए। ठीक है, यहाँ तक क्या तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x -3 -2 x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x -3 कॉमन है, जो अब हम क्या किए हैं यहाँ से पहले कॉमन ले लिए, फिर एक बार देख रहे हैं कि यहाँ x -3 और x -3 फिर कॉमन है तो फिर इसको एक बार कॉमन ले लीजिए, x -3 और x -2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x -3 के 0 के बराबर करिए और एक बार x -2 के 0 के बराबर करिए, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 हो जाएंगे और यहाँ से x 2 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन जो हमारा होगा करेक्ट वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2 और 3 आंसर होंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें शून्यक निकालना है। शून्यक तो निकालने हमें आ ही गया होगा, ना जाने इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन 8 नंबर, इसमें पूछा है कि यदि पी एक्स, 8 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट करिए। 8 नंबर क्या कह रहा है, यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर -3x -4, इतना का -4, तो पी एक्स का एक शून्य। अब देखिए एक शून्यक हमें बतानी है, शून्यक निकालेंगे तो 2 निकलेगा, लेकिन हमें एक ही शून्यक बतानी है। तो आप क्या करिए पहले दोनों शून्यक निकाल लीजिए, और नहीं तो बारी बारी से ट्राई कर लीजिए कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, जो कर रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो हम उतना नहीं करेंगे बारी बारी से, हम शून्यक ही निकाल लेते हैं। हमें पी एक्स का शून्यक निकालनी है तो पी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू कितना दिया, एक्स स्क्वायर -3x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ अभी बताया कि 1 दिया है तो 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें 4 और -3 से खेलें। दो संख्या हमें ढूंढनी है कि गुणा करने पर 4 मिल जाए और जोड़ दें तो -3 मिले। -4 में आप 1 से गुणा कर दीजिए -4 और -4 में 1 जोड़ दीजिए तो -3।
जब इतना मिल गया, यहाँ पे जो बीच में लिखा है ना माइनस, इसको आप उठा लीजिए, -3x। अब -3x ये जो आया है इसमें लगा कर लिख दीजिए, -4x + x, यहाँ पे लिखिए x² -4x और कितना +x और -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x कॉमन है तो x कॉमन लीजिए, x -4 और यहाँ से कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं मिले। देखिए जब कभी भी कुछ कॉमन ना मिले तो आप 1 कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन लेंगे तो x -4 इक्वल टू 0। यहाँ से x -4 भी कॉमन है तो x -4 को भी कॉमन कर लीजिए, x -4 और x + 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को बराबर कर लीजिए, जो कि x -4 बराबर 0, दूसरा x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से x इक्वल टू -1 और यहाँ से x इक्वल टू 4 आएगा। 2 शून्य मिल गया, 4 और -1। तो जो ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन में हमारे देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन हमारा 4 दिया है तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। 4 इसका एक शून्य होगा, दूसरा शून्य का -1 होगा, लेकिन हमसे दूसरा शून्य क्वेश्चन में नहीं पूछा था, हमसे सिर्फ एक ही शून्य के बारे में पूछा। ये क्वेश्चन हमारा 2013 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है तो px निम्नलिखित में अवश्य विभाज्य। पहले देखिए x के बारे में वो हमसे बोला है बहुपद। कोई भी बहुपद हो चाहे कुछ भी हो, वो विभाज्य होने के लिए जरूरी है उसी संख्या से विभाज्य होगा जो उसका गुणनखंड हो। यानी फिर से ध्यान से समझिए, कोई भी बहुपद, बंद करो दरवाजा और बाहर जाओ, कोई भी संख्या, दरवाजा बंद करो बाहर जाओ, कोई भी संख्या किसी भी संख्या से भी, सॉरी, कोई भी बहुपद, कोई भी बहुपद किसी भी बहुपद से विभाज्य होने के लिए यह जरूरी है, यह जरूरी है कि वो उसका गुणनखंड होना चाहिए। यानी px यहाँ 4 ऑप्शन में उसी से भाग लगेगा जिससे वो क्या हो, जिसका वो गुणनखंड हो। तो गुणनखंड होने के लिए यहाँ एक कंडीशन डाल दिया है, x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 कहने का मतलब क्या, एक शून्यक दिया है, शून्य कहने का मतलब x का मान था, हम यहाँ से लिख सकते x इक्वल टू 4, यानी हमें एक शून्यक दिया। ठीक है, जब शून्यक दिया है x इक्वल टू 4 तो यहाँ से इस 4 को इस साइड ला के हम -4 कर सकते हैं 0। यहाँ देखिए x -4 इक्वल टू जो 0 आया है कब आता है, जैसे बहुपद यहाँ से p इक्वल टू हम सॉल्व करते हैं 0, तो यहाँ से सॉल्व करके दो फॉर्म में इस तरह से बनता है, इस तरह से 0, तो ये जो आता है वही तो चलता है। ये जो एक आया है वो तो गुणनखंड होगा। ये देखिए तो लास्ट में हमें x -4 क्या मिला, एक गुणनखंड ही तो मिला। ऑप्शन हमारा बी सही होगा, x -4 एक गुणनखंड है और हमारा ये ऑप्शन डी सही होगा, करेक्ट। x -4 से हमारा क्या होगा, px विभाज्य होगा। आगे हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² 2x के मूल हो तो बीटा बाई अल्फा और अल्फा बाई बीटा का हमें मान निकालनी है। ये क्वेश्चन बारे में पूछी गई थी हम, चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं और देखते हैं। मुझे यहाँ से पहले क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा तो -2, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा 1। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आपको आनी चाहिए। अब जो हमें मान निकालनी है उसको मैं लिख लेता हूँ, बीटा बाई अल्फा और अल्फा बाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आप क्या कर रही है, यहाँ से आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा जोड़ लीजिए और एक को हटा लीजिए। मैं ऐसा इसलिए यहाँ पे किया हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन सके, क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है, मुझे सिर्फ पता है अल्फा प्लस बीटा, इसलिए मैं इस फॉर्म में चेंज करके अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में चेंज। यहाँ से टर्म को हम क्या लिख सकते, ना दूर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं ना। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जितना है -2 का स्क्वायर -2
और यहाँ से 1 कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा। तो अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 -2 1 से भाग लगाएंगे तो कोई महत्व हमारा रहने वाला है नहीं। और यहाँ से ये सब सही है, ठीक है। 1 से डिवाइड करूँगा तो 2/1 आएगा। ऑप्शन हमारा आंसर जो है 2 आ रहा है, इस कोई मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आज 10 ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। और सभी जगह देख लीजिए तो कैलकुलेशन सही, अल्फा प्लस बीटा अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर किए 4 हो गया, 2 रखे थे, सही है 2 ही होगा, नॉन ऑफ दिस तो दिया ही है ना, इतना क्या है। आज टोटल 10 ही क्वेश्चन थे, फिर कल मिलेंगे अगले क्वेश्चन के। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कहाँ डाउट हो रहा है आपको। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, कोई सजेशन देना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकती है। फिर मिलते हैं कल मुझे शाम 7 बजे।